Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 और 5 सितंबर के बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं आज की वीडियो में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करें। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे उसके करेक्ट ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिमांशु ने सभी आंसर सही दिए हैं, सो बेस्ट ऑफ लक हिमांशु एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सभी ऑप्शंस ठीक हैं। एंड आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत की। तो याद रखेंगे, सबसे पहले जो आईएनएस विक्रांत था ना, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इंडिया को दिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसी आईएनएस विक्रांत ने काफी सारी बैटल्स में, काफी सारी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया। इवन इंडो पाकिस्तान वॉर में भी इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। देन लेटर ऑन इन 1997-98 इनको डीकमीशन कर दिया गया था। फिर अभी इसी को ऑनर करने के लिए आईएनएस विक्रांत का नाम उस पुराने आईएनएस विक्रांत के नेमिंग पे किया गया। लेकिन अब जो ये बनाया गया है आईएनएस विक्रांत, ये क्या है? क्यों इतने हम इसको न्यूज में पढ़ रहे हैं? रीजन क्या है? क्योंकि आपको याद रखना है, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। आई रिपीट, आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा। ठीक है, आईएनएस विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। इसको डेवलप किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ट किया गया है। सबसे पहली चीज तो याद रखेंगे। डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? इसका डिजाइन इंडियन नेवी की इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, WDB वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया और बिल्ट किया गया है। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। इसे कोची तमिलनाडु में ही इसको कमीशन, कोची केरला, नॉट तमिलनाडु, कोची केरला में इनको कमीशन भी किया गया। तो आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। आप इसको यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रनवे भी है। तो यहाँ पे जो फाइटर जेट्स होते हैं वो यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं इवन इन द ओशन। और यहाँ पे काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट को स्टोर भी किया जा सकता है, जो कि इंडिया में एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा
पुश मिला है इंडिया को। इवन नॉट जस्ट दिस, इंडियन नेवी के लिए एक नया सिंबल भी लॉन्च किया गया है, वो आपका है ऑक्टाहेड्रन शेप में, ठीक है। और ये जो ऑक्टाहेड्रन शेप है ये क्या सिंबलाइज करती है, ये सिंबलाइज करती है 8 डायरेक्शन जो वर्ल्ड में होती हैं, या फिर जो हम जनरली 8 डायरेक्शन देखते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ऐसे 8 डायरेक्शन में इंडिया की प्रेजेंस को सम्मानित करने के लिए और दिखाने के लिए कि इंडिया चारों तरफ से और 8 तरफ से इंडिया एक सेफ हेवन है, एंड ये हमारी प्रोटेक्शन करने में बहुत हेल्प करेगा। इवन इंडिया में एक ग्लोबल पावर निखर के आया है ये बिकॉज ऑफ दिस इंडियन नेवल शिप विक्रांत। इवन अगर आपने देखा होगा श्रीलंका में, इवन श्रीलंका पोर्ट पे भी चाइना का शिप लैंड किया था, तो वहां पे भी एक सिग्निफाई करता है कि यस, इंडिया के पास एक और बेटर पावर है इन द इंडियन नेवी, जो कि है INS विक्रांत, ठीक है। अगर फिर मैं बात करूं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के चीफ नेवल स्टाफ कौन है, तो वो रहेंगे एडमिरल R हरि कुमार सर। फिर इसी के साथ साथ ये फाउंड कब की गई थी, 1950 में, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यू दिल्ली में। तो याद रखेंगे, इसको डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, WDB, एंड इसको बिल्ड किया गया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। और इसको, ये क्या है, इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसको कहाँ कमीशन किया गया, कोची केरला में। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी का फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल क्या नाम था, IC पॉन्डे, इसको इनॉग्रेट किया गया। फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड बाय 12.3% ड्यूरिंग 2011 से लेकर 2019 के बीच में डाटा रिलीज किया गया। देन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इन्होंने वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल कंस्ट्रक्ट किया कनेक्टिंग हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख एट शिंकुला पास। फिर यही बॉर्डर रोड कैफेज भी सेटअप कर रहे हैं BRO। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इस स्कीम को 4 साल पूरे हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जन निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया, मोबाइल ऐप है टू हेल्प द पीपल लॉन्च कंप्लेंट्स ऑनलाइन, मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकें। फिर इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, गांधीनगर गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, फिर अगर हम गुजरात की बात करें तो ये वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया। सेमीकंडक्टर से ध्यान दे तो सेमिकॉन इंडिया कहाँ हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। बेंगलोर में भी कहाँ हुआ था, बेंगलोर में भी किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लेकिन हम ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी सेमिकॉन इंडिया क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इंडिया को हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स ये ऐसी चिप्स में ही बनाई जाती हैं इसकी मदद से, जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे आप अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप अपने जो ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं, ईयरबड्स जो यूज़ कर रहे हैं, आपका टीवी, आपकी गाड़ियाँ, इसी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी सारी कार मैन्युफैक्चरर्स ने भी अभी अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इवन अगर आप देखेंगे जो ताइवान में लड़ाई चल रही है, चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है, तो रीज़न क्या है, क्योंकि ताइवान में ना बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। इसलिए ताइवान चाहता है कि चाइना चाहता है कि ताइवान पे उनका दबदबा बना रहे, लेकिन US चाहता है कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री निभर के आए। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ।
मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट 5G नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, दिवाली तक इसको लॉन्च करने की बात की गई है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट 5G नेटवर्क को। तो कौन सी कंपनी है, वो है रिलायंस जियो के द्वारा ये लॉन्च करने की बात की गई। और इनकी 5th एनुअल जनरल मीटिंग थी, 45th एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। इसी के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपका FMCG बिजनेस में भी घुसने की बात कर रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, और इसमें अपने बिजनेस को और बढ़ाने की यहाँ पे इन्होंने बात की है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे रिलायंस जियो। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लू एनर्जी मोटर्स। ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा भी इंडिया की पहली LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक को लॉन्च किया गया पुणे महाराष्ट्र में। LNG क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। PNG क्या होता है, पेट्रिफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये एक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो कमिंग बैक क्वेश्चन, न्यूज़ क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है कि एक कंपनी है ब्लू एनर्जी मोटर्स, जो कि अभी रिसेंटली नए ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ग्रीन ट्रक्स की, जो कि किस पे वर्क करेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG पे ये वर्क करेंगे। इसमें फ्यूल कौन सा होगा, LNG फ्यूल होगा। और इनको लॉन्च कहाँ किया जाएगा, ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया जाएगा। इवन हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गई इनकी लॉन्च फैसिलिटी, और इनको 10,000 ऐसे ट्रक्स बनाने का ऑर्डर दिया एनुअली। ठीक है, कमिंग बैक, क्या कंपनी का नाम याद रखेंगे, ब्लू एनर्जी मोटर्स। क्या लॉन्च कर रही है, ग्रीन ट्रक्स को लॉन्च कर रही है, जो किस फ्यूल पे वर्क करेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे वर्क करेंगे। और कहां पे लॉन्च कर रही है, पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट न्यूज, डायलमर इंडिया CV, इन्होंने IIT मद्रास के साथ टाइप किया, IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल के साथ टाइप किया, ताकि जो फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस हो ना, उसको कैटर कर सके। मतलब जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है, अब आप देख रहे हैं, जो मोबिलिटी में हमारी मदद करेंगी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने में, उसमें जो हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें जो हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लाने की यहाँ पे बात की गई। मतलब जो आने वाली कंपनीज हैं, ये जो आने वाले स्टार्टअप्स हैं, उनको हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि व्हाट फ्यूचर विल लुक लाइक। जैसे अब आप देखते हैं, पहले आपकी गाड़ीज में कोई टच स्क्रीन नहीं होती थी, आपके फ़ोन जो होते थे नॉर्मल टच वाले फ़ोन तो अब आने लगे हैं, उससे पहले तो बटन वाले फ़ोन होते थे। पहले आप देखते थे इस गाड़ियों में ब्लूटूथ होता ही नहीं था, लेकिन अब ब्लूटूथ भी आने लगा है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे एडवांसमेंट होती है तो चेंजेस आने लग जाते हैं। अब आप देख रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गाड़ी नहीं रन करती थी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गाड़ी रन कर रही है। पहले आप देखते थे हाइड्रोजन फ्यूल को एक सिर्फ ऐसा सोर्स माना जाता था, इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसी से अगर आपने याद हो, रशिया USSR ने टीसार बॉम्ब भी बनाया था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉम्ब था, एंड ये हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोला जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे हमें समझ आ रहा है कि हम प्योर ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से आगे इसको फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं इन व्हीकल्स ऑल्सो।
ठीक है। तो ये क्या है, धीरे धीरे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो चीज़ें सामने आती हैं, रिसर्च में नई टेक्निक्स पता लगती हैं, नई टेक्नोलॉजी का सामना आता है, फिर एंटरप्रेन्योर्स उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसको प्रोडक्ट बना देते हैं एंड उसको फिर एक रेवेन्यू का सोर्स जनरेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इसी वजह से याद रखेंगे डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड DICV, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है डायमंड ट्रक एजी की, इनके द्वारा IIT मद्रास के इंक्यूबेशन सेल के साथ टाई अप किया गया ताकि जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है आपके फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी के, उसको सॉल्व किया जा सके। इवन एक चीज और याद रखेंगे, इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन सेल क्या होता है, बेसिकली आपको टर्म पता होना चाहिए क्योंकि अब स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये टर्म काफ़ी बार यूज़ किया जाएगा। इंक्यूबेशन बेसिकली एक इंक्यूबेटर वो होता है, जैसे आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको जगह चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, आपको प्रॉपर फंडिंग चाहिए, आपको प्रॉपर कनेक्शंस चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं इंक्यूबेटर के द्वारा। जैसे मैं एक इंक्यूबेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको एक जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ पर आइए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, या तो वो डील पे होता है, जैसे आपने इक्विटी प्रोवाइड कर दी या फिर आप उन्होंने पहले मंथली टू मंथली आप उनको रेंट पे कर रहे हैं, मतलब एक आप किसी जगह को लीज पे ले रहे हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी, आपको बाकी स्टार्टअप का देखेंगे कि यहाँ पे और भी स्टार्टअप वर्क कर रहे हैं, आपको फंडिंग भी वहाँ पे रेज करने में हेल्प की जाएगी, तो काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। जैसे अगर आपने देखा हो टेक्नोलॉजी हब 2.0, ये कहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद में लॉन्च किया गया था, तो ये भी एक तरीका का इंक्यूबेशन सेल लिया है। यहाँ पे मोर देन 2000 स्टार्टअप को इंक्यूबेशन प्रोवाइड की गई है, मतलब यहाँ पे 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप एज ए रिजाइड कर रहे हैं और आगे अपने पे वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कशमन एंड वेकफील्ड की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका आपके टेक सिटीज के ऊपर थी। टेक्स, और जो टाइटल था वो था टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। आई रिपीट, कशमन एंड वेकफील्ड के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। इसमें बताया गया कि बीजिंग चाइना ये आपकी टॉप पोजीशन पे आ जाती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हब लिस्ट और स्पेसिफिकली इन द एशिया पैसिफिक रीजन। आई रिपीट, मैं फिर से क्लियर करता हूं, कशमन एंड वेकफील्ड के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताएगा कि बीजिंग चाइना, ये बीजिंग सिटी टॉप में आती है इन द टेक्नोलॉजी हब लिस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, और सेकंड पोजीशन पे आ जाती है बेंगलोर कर्नाटका। इसमें स्पेसिफिकली क्या बताया गया, जैसे आप यहां देख रहे हैं रियल एस्टेट और टैलेंट की बात की गई, मतलब अब जैसे रियल एस्टेट में यहाँ पे और कंपनी से रिलेटेड क्या हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जैसे बेंगलोर को आपका सिलिकॉन वैली बोला जाता है ऑफ इंडिया, मीनिंग यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, IT फर्म्स हैं, डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर हैं। सिमिलरली बीजिंग में भी, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस होते हैं ना, वर्ल्ड क्लास ऑफिस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने इंक्यूबेशन की बात करी, इंक्यूबेशन तो बेसिकली एक स्टार्टअप के लिए हो गया, लेकिन जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जब कंपनी को अपना एक खुद को ऑफिस चाहिए होता है सेटअप करने के लिए, वो अपना एक हेडक्वार्टर सेटअप करते हैं, अपने डिफरेंट ब्रांचेस सेटअप करते हैं, तो वो एक पॉश एरिया में करना चाहते हैं जहाँ पे मोबिलिटी अच्छी हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे टैलेंटेड लोग हों एंड वहाँ पे उनकी प्रॉपर ग्रोथ को देख सकें। सिमिलरली चाहे बेंगलोर में, तो अभी इसी वजह से अगर रियल एस्टेट को ध्यान में रखते हुए और टैलेंट को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट रिलीज की गई कशमन एंड वेकफील्ड के द्वारा, जिसमें बीजिंग का टॉप पोजीशन रहा, फॉलोड बाय बेंगलोर। इवन अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर जो है ऑफिस स्पेसेस सबसे ज्यादा रेंट किए हैं, ऑफिस स्पेसेस को रेंट किए गए हैं टू वेरियस IT फर्म्स एंड कंपनीज इन द वर्ल्ड। और अब ये धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे पहले तो बेंगलोर था, फिर आप देखेंगे अब ये हैदराबाद में भी शिफ्ट होता जा रहा है। हैदराबाद में भी बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस को लीज आउट किया जा रहा है बाय बड़ी बड़ी कंपनियां। एंड इसी के साथ अब आप देखेंगे धीरे धीरे गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, IT फर्म्स, आपके डिफरेंट सेक्टर की फर्म्स यहाँ पर आती हैं और ऑफिस स्पेसेस लीज आउट करती हैं एंड वहाँ पे अपनी कंपनी को अच्छे से रन करती हैं। तो इस डाटा में जो कि कशमन एंड वेकफील्ड के द्वारा रिलीज किया गया था, टॉप पोजीशन किसकी रहेगी, बीजिंग चाइना की, और सेकंड पोजीशन पे आ जाता है बेंगलोर कर्नाटका से इन द एशिया पैसिफिक रीजन, याद रखेंगे। फिर PM नरेंद्र मोदी के द्वारा एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ सेटअप किया जाएगा,
जामनगर में सेटअप किया जाएगा। और जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। WHO की मदद से सेटअप किया जाएगा। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ सेटअप किया गया है? ऑयल में, जो कि जोरहट असम में रहेगा। और जैसे हमने डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन होती हैं, आपकी ग्रीन हाइड्रोजन, आपकी येलो हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन। इन सभी हाइड्रोजन में से देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रोजन है, बिकॉज जब इसको हम बर्न करते हैं, जब इसको एज अ फ्यूल रूप के तौर पे बर्न किया जाता है, तो जो रेसिड्यू आता है ना, वो कार्बन नहीं होता। दैट मीन्स अगर कार्बन नहीं है तो वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं कर रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है और इसको फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कंसीडर किया जाता है। फिर पीएम मोदी के द्वारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया, वर्थ 22,000 करोड़ रुपीज इन गुजरात। बिलिटी इलेक्ट्रिक, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बिलिटी इलेक्ट्रिक ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट को सेटअप किया, कहां पर? तेलंगाना में। फिर IFSCA ने एक MOU साइन किया नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी के साथ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसे फिर आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम आई किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी इशू में, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको फोन में कोई इशू आ गया, ठीक है। आप उस फोन के कस्टमर केयर से बात करेंगे कि सर मेरे फोन में ऐसा ऐसा इशू आ गया, मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई है, मेरे को ये स्क्रीन ठीक करानी है, मैं क्या करूं? तो आप क्या देखते हैं, कस्टमर केयर कभी कभार होल्ड पे रखते हैं, कभी कभार आपका काम जल्दी हो जाता है। तो वो आपकी प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व होती है वो डिपेंड करता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखें, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में देखें, तो लोगों की जो प्रॉब्लम थी, लोगों की जो केसेस रजिस्टर किए गए थे ऑनलाइन सिस्टम्स पे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, उन केसेस को इजीली एंड जल्दी सॉल्व किया गया। सबसे ज्यादा भी सॉल्व किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? बेसिकली ये पूछा गया यहाँ पे। तो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने टॉप किया है ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में फॉर रिजॉल्विंग द पब्लिक ग्रीवियंसेस। जो पब्लिक के इशू है ना, उसको रिजॉल्व करने में सबसे ज्यादा काम किया और टॉप पे रही आपका UIDAI। और यही आपका आधार कार्ड रिलीज करती है, जो कि एक 12 डिजिट का नंबर है, ठीक है। फिर ये किस रिपोर्ट में रिलीज किया गया? जो कि रिपोर्ट रिलीज की गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 में। UIDAI की बात करें, ये टॉप परफॉर्मर रहा इन द रेजोल्यूशन ऑफ केसेस रिसीव्ड थ्रू द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू जो भी केसेस रिसीव किए गए थे उसको सॉल्व करने में ये टॉप परफॉर्मर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक ने अभी टाई अप किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ताकि जो सप्लाई चेन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है ना इंडिया में, उसको बेटर किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। आई रिपीट, इंडसइंड बैंक ने टाई अप किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ फॉर पार्शियल गारंटी प्रोग्राम, जो कि एक इनिशियल आउटले होगा $70 मिलियन का, अराउंड 560 करोड़ रुपीज, टुवर्ड्स प्रमोटिंग सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया। तो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हो गई? इंडसइंड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI की। RBI के द्वारा अभी एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि डिजिटलाइजेशन की जा सके लेंडिंग प्रोसेस को इन द रूरल एरियाज में जो डिजिटाइज लेंडिंग प्रोसेस है ना, उसको बेटर करने के लिए, उसके बारे में आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए रूरल एरियाज में, कि आप लेंडिंग को कैसे इजी कर सकते हैं, आप कैसे ऑनलाइन किसी, जैसे आप नॉर्मल किसी भी लोगों से जाके पैसे ना मांगे, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट बहुत हायर चार्ज करेंगे, जैसे ब्याज पे पैसा दे देना। लोग अपने जैसे पैसे की दिक्कत आती है तो किसी भी आदमी के पास जिनको वो जानते हैं उनसे जाके ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो सिमिलरली उनको अवेयर कराने के लिए कि कैसे आप ऑनलाइन लेंडिंग कर सकते हैं, आप कैसे इस लेंडिंग प्रोसेस को डिजिटाइज कर सकते हैं, कैसे आप कम इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग पैसे को लोन के तौर पे ले सकते हैं। इसीलिए RBI के द्वारा अभी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था डिजिटाइज किसान क्रेडिट स्कीम के लिए। ये 2 स्टेट्स में भी पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश, आई रिपीट, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये लॉन्च किया गया है। किसके साथ मिलके? तो याद रखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक के साथ मिलके RBI ने अभी
पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया टू डिजिटाइज किसान क्रेडिट कार्ड इन मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आरबीआई हब, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद आरबीआई। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। रीजन क्या है इसका, एम क्या है मेन, ताकि जो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है ना उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, फिर पूछा जा रहा है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कौन सी बन गई है, तो याद रखेंगे हमारा इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है एंड ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर हम ध्यान दें एक डेकेड पहले इंडिया 11th पोजीशन पे आता था, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो किया, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इवन अगर आप अभी देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम देख रहे हैं सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमीज है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट शो कर रही है या फिर वो एक डिजिट में भी ग्रोथ रेट शो नहीं कर रही है, जबकि इंडिया ने अभी फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% की ग्रोथ रेट को रजिस्टर किया है। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इवन इस फिस्कल ईयर में जो इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही है वो है अराउंड 7%, जबकि दूसरी कंट्रीज में, बाकी सभी कंट्रीज में रिसेशन की बात की जा रही है कि बाकी कंट्रीज रिसेशन फेस करने वाली हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा है और इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात की जा रही है। इवन एक डाटा रिलीज किया गया था, बाय ईयर 2047 इंडिया टॉप 3 वर्ल्ड की इकोनॉमीज में आ जाएगा। अभी बात करें तो यूएस, चाइना ये आपके टॉप पर रहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, इंडिया ने सरपास कर दिया यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम अब 6th पोजीशन पे और इंडिया हमारा 5th पोजीशन पे। इवन आप देखेंगे कि अभी यूरो भी एज कंपेयर टू गिरता जा रहा है। कभी 82 पे था वो, अब गिरते आपका 86 पे भी था। ठीक है, 90 को भी टच करके आया, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं यूरो जो आपका है 79 पोजीशन पे आ गया है। 79 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूरो नाउ। इवन आने वाले टाइम में बोला जा सकता है कि जो यूरो की वैल्यू है वो और ज़्यादा गिरेगी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जो गैस वॉर चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूरोप, इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकते हैं एंड ड्यूरिंग विंटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। लोगों के जो गैस प्राइसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड इवन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने यूके को, यूनाइटेड किंगडम उत्तराखंड मत समझना, इंडिया ने यूके को ओवरकम कर लिया टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ब्लूमबर्ग के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। ठीक है, और जो करेंसी के बेसिस पे, जिस करेंसी जैसे अब हम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो करेंसी के बेसिस पे ये इकोनॉमीज का डिसाइड किया जाता है ना कि कौन सी वर्ल्ड के टॉप पर है, कौन सी सेकंड पोजीशन पे है, तो वो डेफिनेटली यूएस डॉलर ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रोन फंड विल बी इन्वेस्टिंग हाउ मच अमाउंट इन इंडिया। तो ये याद रखेंगे, जापान बेस्ड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन फंड है। ठीक है, 170 मिलियन डॉलर का ये आपका ड्रोन फंड है, जिसमें से इंडिया में यूएवी इकोसिस्टम को बूस्ट लाने के लिए, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को बूस्ट लाने के लिए इस इकोसिस्टम को, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्रोन फंड 40 मिलियन यूएस डॉलर देगा इंडिया को, इंडियन कंपनीज को, ताकि इंडियन कंपनीज की जो स्टार्टअप है रिलेटेड टू अनमैन्ड एयर व्हीकल्स उस इकोसिस्टम को बूस्ट लाने के लिए ही ये लॉन्च किया गया ये फंड, और जिसमें बताया गया कि हम 40 मिलियन डॉलर इंडियन स्टार्टअप्स को देंगे ताकि वो अपने इकोसिस्टम को बूस्ट कर सके। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड, इसके अलावा याद रखेंगे अगर मैं पहला स्टेट की बात करूं जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स को यूज किया वो था उत्तराखंड। पहले ड्रोन पॉलिसी को अपनाने वाला स्टेट हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। और इंडिया ने ड्रोन के इंपोर्ट को बैन कर रखा है, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही ड्रोन्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन फंड इन्वेस्ट करेगा 40 मिलियन डॉलर इन द अनमैन्ड एयर व्हीकल इकोसिस्टम इन इंडिया। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जापान की लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर ACSL, इन्होंने टाइप किया इंडिया ड्रोन कंपनी एरोडाइन इंडिया के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर ध्यान दें ड्रोन फंड, ये जो जापान बेस्ड का वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रोन फंड है, इनका अभी रिसेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी है, कहाँ पर? तमिलनाडु में।
मूविंग ऑन, सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक एडवाइजरी कमेटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जो कि हेड की जाएगी सुनील वाजपेयी के द्वारा। राजस्थान ये पहला स्टेट बन गया टू इंस्टॉल एल रूट सर्वर। और राजस्थान के बारे में देखें तो 10 गीगावाट ऑफ एनर्जी को अचीव करने वाला पहला स्टेट, और ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट भी है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉलोड बाय गुजरात इन टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन रिन्यूएबल / इसको सोलर एनर्जी लिखना, क्योंकि सोलर एनर्जी में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी देखें तो गुजरात सबसे टॉप पर आ जाता है, राजस्थान फॉलोड बाय गुजरात एंड फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है शिवामोगा एयरपोर्ट, ये कर्नाटका में है और इसको BS येडियुरप्पा के नाम के बिहाफ पे नेमिंग की जाएगी। पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हेल्ड हुई? ये मुंबई में हुई थी। फिर त्रिपुरा ने एक MOU साइन किया निक्सी CSC के साथ टू सेटअप इंटरनेशनल डाटा सेंटर। मूविंग ऑन, इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन, ये कौन है व्यक्ति? क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि इनको CEO अपॉइंट किया गया है स्टारबक्स का। काफ़ी फेमस स्टारबक्स एक कॉफ़ी जायंट है, ठीक है, जो कॉफ़ी बहुत अच्छी कॉफ़ी प्रोवाइड करता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इनके जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। अगर आप देखेंगे कनाडा लोग बहुत जाते हैं, तो कनाडा का भी एक कॉफ़ी ब्रांड टिम हॉर्टन्स इंडिया में खोल दिया गया है काफ़ी लोकेशंस पे। तो कमिंग बैक, लक्ष्मण नरसिम्हन इनको अपॉइंट किया गया नया CEO किनका? स्टारबक्स का। ये किनको रिप्लेस करेंगे? हॉवर्ड शुल्ट्ज को ये रिप्लेस करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और कौन से ब्रांड का? स्टारबक्स का। ये एक इंडियन अमेरिकन है, लक्ष्मण नरसिम्हन, याद रखेंगे इनके नाम को। नेक्स्ट हम बात करेंगे 28th एडिशन ऑफ आबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट। अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करेगा? चेस से बिलोंग करेगा। अर्जुन एरिगेसी जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 28वां आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट को जीता, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर अगर मैं इस चेस की बात कर रहा हूँ तो फाइट की बात कर लेते हैं। 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इसी के साथ याद रखेंगे फाइट के जो डेप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के। किस ईयर में बने थे? 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे, पहले ग्रैंड मास्टर इंडिया के। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीवी शंकर नारायण जी की। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये काफ़ी फेमस कार्नेटिक सिंगर हैं और इनको पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2003 में फॉर हिज कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, याद रखेंगे 77 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। 7 मार्च 1945 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में ही। और अब ये 77 साल के थे जब इनका निधन हो गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे काफ़ी फेमस हिस्टोरियन एंड स्कॉलर शेख अली साहेब की। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। 1 सितंबर को इनका निधन हुआ था ड्यू टू ब्रीफ इलनेस। ये एक हिस्टोरियन थे एंड फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं ऑफ गोवा एंड मैंगलोर यूनिवर्सिटीज। ही इज़ अ वेल नोन अथॉरिटी ऑन मैसूर रूलर जैसे हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। इनके द्वारा मोर देन 30 बुक्स को ऑथर किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया को इलेक्ट किया गया एट द 4th इकोसॉक बॉडीज। 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक हुई पेरिस में। 4th US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लैश कर दी टू 3.2 to 4%। अब जो नई प्रोजेक्शन है वो क्या है वो नीचे कमेंट करके बताना। फिर इंडिया ने एक MOU साइन किया फिनलैंड के साथ टू एस्टैब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, बुक डिस्कस करेंगे व्हेन द हार्ट स्पीक्स। ये एक मेमोयर है ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जो कि है डॉक्टर उपेंद्र कौल के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। आई रिपीट, व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। इस बुक को किन के द्वारा ऑथर किया गया? डॉक्टर उपेंद्र कौल के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वें राष्ट्रीय पोषण माह की। माह मतलब मंथ। तो 5वें राष्ट्रीय पोषण माह आपका 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके अंडर बताया गया कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, न्यूट्रिशन हमें किसी भी बच्चों को अंडर द एज ऑफ 6 या फिर प्रेग्नेंट वीमेन या लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो भी हेल्दी रहे और जो वो बच्चा है वो भी हेल्दी रहे। तो याद रखेंगे जो 5वां राष्ट्रीय पोषण माह था कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया था, 1 से लेके 30 सितंबर के बीच में, और ये 5वां एडिशन था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनको अपॉइंट किया गया 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, काफी इंपॉर्टेंट। विक्रम देव दत्त ये आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के। विमल कोठारी चेयरमैन है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के। सत्या इवासवरन ये आपका विप्रो कंट्री हेड ऑफ इंडिया है। शांति सेठी इनको अपॉइंट किया गया कमला हैरिस का डिफेंस एडवाइजर, काफी इंपॉर्टेंट। फिर जसलीन कोहली इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिट इंश्योरेंस, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। इंटरनेशनल वल्चर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 3 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया 2022 में, लेकिन याद रखेंगे ये जो पहला सैटरडे होता है सितंबर मंथ का तब ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके बारे में देखें तो 2022 में तो 3 सितंबर को, 2021 में 4 सितंबर को और 2023 में 2 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। जैसे अगर आप देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्री जो एमएसएमई सेक्टर होता है वहाँ पे आप छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, तो ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, यही आपकी किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। किसी कंट्री के ग्रोथ को जो फ्यूल का काम करते हैं वो ये छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं एंड ये धीरे 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 किसी भी इकोनॉमी को बड़ा कर देते हैं। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है टू सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को अभी उनका 29 डिस्ट्रिक्ट मिला जो है मोहल्ला मानपुर अम्बरगढ़ चौकी। आई रिपीट, मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, ये आपका 29 डिस्ट्रिक्ट रहेगा छत्तीसगढ़ का, डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है कि जो इंडिया की जनरेशन है ना, 13 से 17 साल के जो बच्चे हैं, इनको एक ग्लोबल स्केल पे ले जाने के लिए, इनको ग्लोबल सिटीजन्स बनाने के लिए अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम बेस्ड टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट टीबीआई इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जनरेशन ग्लोबल प्रोग्राम। आई रिपीट, ये जनरेशन ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया गया टीबीआई डायरेक्टर लूसी हेडर के द्वारा। ये जनरेशन ग्लोबल प्रोग्राम जो कि आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था, ताकि एक बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं 13 से 17 साल के बच्चे हैं, इनको ग्लोबल सिटीजन बनाया जा सके, इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, और जो छोटे एरिया से आते हैं, छोटी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं लोग बच्चों के पास, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनको पॉवर्टी एरिडिकेशन कराने के लिए, उनको पॉवर्टी से दूर ले जाने के लिए, उनको राइट एजुकेशन देने के लिए, स्किल्स देने के लिए, और उनको ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, ये स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा कंटेंट, जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर अपने होमवर्क पे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कमीशन किया गया पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आरआईएल ने कंडक्ट की 45th एनुअल जनरल मीटिंग और बताया गया यहाँ पर हम इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट 5G नेटवर्क को लॉन्च करेंगे। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एलएनजी फ्यूल ट्रक, जो कि पुणे महाराष्ट्र में किया गया। डीआईसीवी और आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल ने पार्टनर किया टू एक्सेलरेट फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस। CNW रिपोर्ट ने रिलीज किया जिसमें बीजिंग ने टॉप किया एंड बैंगलोर आपका सेकंड पोजीशन पे आता है इन द टॉप टेक्नोलॉजी हब्स लिस्ट में। UIDAI ने टॉप किया इन ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन रिजॉल्विंग द पब्लिक ग्रीवेंसेस ड्यूरिंग अगस्त 2022। इंडसइंड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पार्टनर किया टू प्रमोट सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस इन इंडिया। आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंडिंग अंडर किसान क्रेडिट स्कीम इन मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। इंडिया ने ओवरटेक किया यूनाइटेड किंगडम को टू बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। इंडिया का यूएवी इकोसिस्टम गेट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रोन फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू $40 मिलियन। इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन को CEO अपॉइंट किया गया है स्टारबक्स का। अर्जुन एरेक्सी, इनका निधन हो गया है अभी। अर्जुन एरेक्सी ये 28th अबू धाबी ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट के विनर रहेंगे, और निधन हुआ है टीवी शंकर नारायण जी का। फिर रियॉन्ड हिस्टोरियन एंड स्कॉलर शेख अली साकिब का भी रिसेंटली निधन हो गया,
और अभी एक बुक ऑथर की गई व्हेन द हार्ट स्पीक्स अ मेमोर ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट, किसके द्वारा ऑथर की गई? ये डॉक्टर उपेंद्र कौल के द्वारा ऑथर की गई। फिर 5वें राष्ट्रीय पोषण माह कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 से 30 सितंबर के बीच में। इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे 3 सितंबर को। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को। और आ जाता है फिर छत्तीसगढ़ के द्वारा अभी मोहल्ला मानपुर अंबरगढ़ चौकी इनका 29 डिस्ट्रिक्ट बन के सामने आया। किच्चा सुदीप अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उपयुक्ति दत्ता योजना। और टीबीआई डायरेक्टर लूसी हेडर के द्वारा जनरेशन ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जगह याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की वीडियो। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, न्यू नेवल एनसाइन फीचर्स द नेशनल एम्बलम इनसाइड विच शेप? बताइए कौन सी शेप में? अभी डिस्कस किया था। सेकेंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने $2.9 बिलियन का अभी लोन अप्रूव किया, किस कंट्री के लिए? ताकि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर भी साथ में कमेंट करके बताइए। फिर आ जाता है, किस यूनियन मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड को? फोर्थ, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चर किया तेजस मार्क 2 फाइटर्स जेट को? पांचवा, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? तो ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके होमवर्क रहेंगे। बिना चीटिंग के कमेंट कीजिए एंड साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्या व्यूज रहेंगे ऐसे सेशंस पे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे, और आता रहे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।